बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो महंगाई के हवाले से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, फिर दोबारा से इजाफे का इम्कान है। चीनी की कीमत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली की कीमत भी पहले बढ़ी, अब दोबारा बढ़ाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। महंगाई की शरह की अगर बात करें मुल्क में तो 14.31% हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। टीएलपी का जो इस वक्त मामला चल रहा है, जो तनाज़ा चल रहा है, उसके ऊपर हम देखते हैं कि हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही है और ना ही अवाम तक बात पहुंच रही है कि आखिर हो क्या रहा है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उलमा के वक्त को तलब किया डिस्कशन के लिए। इस पर जो हमारा सवाल है अपने पैनलिस्ट से वो यही है कि क्या हुकूमत से मुल्क के जो मामलात हैं वो संभल नहीं रहे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूं। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं सैयद शहबुद्दीन साहब। सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको वेलकम कहती हूँ। साथ ही साथ इस डिस्कशन में हमारा साथ देंगे फयाज वड़ाई साहब भी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और इंग्लैंड से हमारा साथ दे रहे हामिद खालिद मशरकी भी। मशरकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, आपको लगता है कि हुकूमत के बस से बाहर हो गई हैं चीज़ें, आप बिल्कुल मामलात उनसे संभल नहीं पा रहे? बज़ाहिर तो ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हालात इस वक्त जिस नहज पे जा चुके हैं उसको हुकूमत जो है वो पूरी दुनिया के साथ जोड़ के एक एस्केप, एक रास्ता निकाल रही है अपनी बचत का। लेकिन मसला ये है कि जो मसाइल नहीं होने चाहिए थे वो भी हैं। सही। चीनी पाकिस्तान में पैदा होती है, बिल्कुल। आप बाहर से तो नहीं मंगाते हैं। ये कोयला तो नहीं है, ये खुर्दनी तेल तो नहीं है, ये क्रूड ऑयल तो नहीं है, दालें तो नहीं है जो बाहर से आती हैं। तो डॉलर महंगा हो गया तो वो भी महंगी हो गई। बिल्कुल। चीनी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी बनती है कि ये मालकान जो थे, स्कैंडल ही यही है कि चीनी बाहर भेजनी है जी, और उस पर फिर रियायत भी लेनी है और पैसे भी कमाने हैं। अब जबकि हमने ईरान के बॉर्डर पे भी खासा सख्ती कर दी है, वहाँ भी बाढ़ लग रही है, दीवार बन रही है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी सब कुछ हो गया है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान से बाहर अगर नहीं जा रही तो फिर ये वाफिर क्यों नहीं है? बिल्कुल। जब कोई चीज़, ये जो कि फार्मूला है बड़ा मशहूर मईशत का, वो सप्लाई और डिमांड का है। बिल्कुल ऐसे कि आपकी सप्लाई कितनी है और आपकी डिमांड कितनी है। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो कीमत खुद ब खुद नीचे आ जाती है। ऐसा ही है। लेकिन हैरानी ये है कि मुर्गी का गोश्त इवन जो है वो 350 पे बिक रहा है लाहौर में। बिल्कुल। कितनी डिमांड आ गई है उसकी? क्या ये जो आपके पोल्ट्री फार्म्स थे ये बंद हो गए हैं? कोई समझ नहीं आ रही है मामलात की। चीनी, अच्छा आटा जो है वो सिंध वाले सबसे महंगा बिकवा रहे हैं। बिल्कुल। पंजाब में फिर बेहतर है। फिर बेहतर है। इसका मतलब है कि आपके पास वाफर गंदम मौजूद है, आपने बाहर से और मंगा भी ली है। लेकिन इस सब के बावजूद कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैनेजमेंट जो है हुकूमत की, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो मुकम्मल नाकाम है। ये जो जिले इंतजामिया होती है ये इसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ये सब कुछ कंट्रोल करना। दूध अभी पिछले कुछ अरसे में 80-90 से शुरू हुआ था जी, अब 120-130 पे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही कह रहे। कैसे ये अपना 40 to 50% उसके अंदर कीमत में इजाफा हुआ है। सही। क्या चारा जो है उसको खाद के तौर पर डीजल दिया जाता है? सही। मुझे समझ नहीं आती ना। और जी बाहर से चारा इतनी दूर से नहीं आता। सही। चारा वही होता है जहां ढोर डंगर होते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि पंजाब से चारा सिंध में जा रहा हो, सिंध से चारा पंजाब में आ रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जो फसलें हैं वो वहीं पे हैं। मैकेनिज्म कोई नहीं है। जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उनकी कीमतें बढ़ने की बजाय जो जहां पे पैदा हो रही है उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। आप इनसे जस्टिफिकेशन कोई नहीं है ना कीमतों के बढ़ने की। अभी आप डॉलर 1 रुपए बढ़ेगा जी, तो सुबह जो है वो रेडी वाले से आप केले लें तो वो 10 रुपए पे ज्यादा देगा। ऐसा ही है कि जी के डॉलर महंगा हो गया। तो डॉलर सस्ता होगा तो वो 10 रुपए वापस नहीं आने, वो आगे बढ़ने हैं। अभी तेल की कीमत जो आप कह रही है बढ़ेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन रिक्शे वाला आपसे, मतलब कल मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि जिस जगह पे मैं 300 किराया देता था, मैं 2 दिन बाद घर से वापस आया सरगोते से
تو رکشے والے 600 روپے مانگ لیے. میں کہا میں سے کیا ہو گیا؟ کہتا سر جی ہر چیز مہنگی ہو گئی. اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ کچھ مہنگائی ہم لوگوں کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے, لیکن جو حکومت کی میں کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت نہیں کر سکی, اور وہ ہے ٹی ایل پی. یہ یہاں تک ملکی حالات پہنچانا, انارکی کی طرف لے کے جانا, ایسا ہی ہے, اور ملک کے اندر راستے بند ہو جانا, لوگوں کا گھروں میں قید ہو جانا, آگے نہ جا سکنا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ٹرین کو میں نے اس دن سوچ رہا تھا کہ چلیں بسیں بند ہوئی ہیں, لوگ ٹرین سے جائیں گے, دکھایا ٹرین پر راشن ہونے, لیکن اب وہ ٹرین کا روٹ بھی تبدیل کر دیا گیا. بالکل ایسا اب جو ٹرین کا روٹ تبدیل کر دیا تو جی ٹی روڈ والے لوگ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں سیالکوٹ تک تو آپ چلے گئے اپنا بذریعہ موٹر وے سے, لیکن کتنے لوگ وہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ حکومت کی نااہلی کے کھاتے میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ کچھ چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, کنٹرول نہیں کر سکتے, اور کچھ آپ خود خراب کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو لہذا حکومت اس حوالے سے ناکام ہے. ٹھیک ہو گیا. فیاض صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ حکومت کی ناکامی ہے یا کچھ اور ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر؟ سمرا ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ کہ اس ملک میں فرض کر لیں کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی وزیر اعظم نہیں ہے, کوئی وزیر نہیں ہے, کوئی مشیر نہیں ہے, پارلیمنٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کیسا سوچیں کہ حکومت کیسے چلے گی, ہمارے معاملات کیسے چلیں گے؟ جیسے اب چل بالکل اسی طرح چلیں گے یا اس سے تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے. اور یہ بس آٹو پہ سسٹم چل رہا ہے. وہ جو نا حکومت بنی ہے, وزیر بنے ہیں, مشیر بنے ہیں, اور پروٹوکول میں گاڑیاں جا رہی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا وکیل کر کے انصاف بھی حاصل کر لیتا ہے. بالکل. اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا مہنگی دوائیوں سے علاج بھی کر لیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور بھی پیسے والا بندہ جو ہے وہ کسی بھی محکمے میں اس کا کوئی کام ہو وہ رکتا نہیں ہے, وہ ہو جاتا ہے. بالکل. گورنمنٹ کہاں ہے جو عام بندے کو ووٹ دینے کا, جس نے عام بندے سے ووٹ لیا اور عام بندے کو یہ لالچ دیا کہ ہم اس کے مسائل حل کریں گے, اس کی مشکلات حل کریں گے, گورنمنٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. گورنمنٹ کا جو اصل کام ہے, وزیروں کو چاہیے کہ اپنے اپنے محکمے دیکھیں, مشیروں کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام دیکھیں. وہ جتنا وقت ضائع کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کر اپنے پروگراموں میں حکومت کو ڈیفینڈ کرنے میں, اور جتنا جھوٹ بولتے ہیں, اگر وہ تھوڑا سا سچ بولیں لیکن اپنے محکموں میں جا کر کام کریں تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ صورتحال بہتر ہو جائے. تو کوئی بھی مسئلہ ہو, سیاسی انتظامی اعتبار سے اور آپ معاشی اعتبار سے دیکھ لیں, حکومت جو ہے وہ بالکل اس کے معاملات سنبھل نہیں رہے. اور بس جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ آٹو پہ چل رہی ہے, من مانی ہو رہی ہے. جیسے سمیرا کبھی سڑک پہ جائیں نا, آپ سمجھ جائیں گے اس مثال سے, ٹریفک پھنسی ہو نا کافی چوک پہ, تو جس کو جہاں سے رستہ ملتا ہے نا وہ نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری قوم کا بالکل اس وقت یہی صورتحال ہے, سیاسی, معاشی اور انتظامی معاملات. جس کو جہاں رستہ, جس کی بڑی گاڑی ہے, عوام کو جہاں جہاں راستہ ملتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ نکل جائے, اور تھوڑی دیر بعد صورتحال کلیئر ہو جاتی ہے, پھر تھوڑی دیر بعد پھنس جاتی ہے. تو یہ معاملات ہے, اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. حکومت نام کی حکومت ہے, یہ ان کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے خان صاحب کو اور اپنی ساری ٹیموں کو بٹھا کر کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں کہ حکومت سے کسی طرح بھی پولیٹیکل معاملات بھی, اور جیسے وہ جو ایک ٹریفک کے معاملات چل رہے ہیں ٹی ایل پی کے حوالے سے پچھلے 8-10 دن میں, اس میں تو بالکل ناکام ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ وہ حکومت ہے بھی کہ نہیں, اور اسی طرح اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپوزیشن ہے کہ نہیں. نہ اپوزیشن سوچ رہی ہے, نہ حکومت سوچ رہی ہے, اور بس نہ اپوزیشن سے معاملات سنبھل رہے ہیں اور نہ حکومت سے معاملات سنبھل رہے ہیں. بس اللہ کے سہارے چل رہی ہے, یہ بالکل چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. بالکل. حامد خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سمیرا, بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں واقعی حکومت کے لیے بڑی مشکل ہوئی ہے, اور خصوصی طور پر جو امن و امان کے حالات ہیں, پنجاب میں بھی رینجرز بلانی پڑ گئی ہے, سندھ میں آلریڈی رینجرز ہے, اور حالات جو ہیں وہ ہمیں اندازہ تو ہے کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد, میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے دشمنوں کو چین نہیں آئے گا, اور وہ کسی بھی پولیٹیکل فورس کے ساتھ مل کر یا کسی بھی ریلیجیس فورس کے ساتھ مل کر پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں بے چینی پیدا کی جائے, انارکی پیدا کی جائے, اور وہی ہو رہا ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر حکومت کے لیے لازم ہے کہ زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دے, زیادہ جو ہے افہام و تفہیم کی
तरफ जाए, और जहाँ एक्शन लेना ज़रूरी है वहाँ वक्त पर एक्शन लिया जाए, वरना मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बिल्कुल मुश्किल होती जा रही है, और ये सूरत हाल कंट्रोल करनी हुकूमत के लिए मुश्किल होती जा रही है। और हुकूमत को जब कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना पड़ रहा है और साथ में फ़ौज की मदद लेनी पड़ रही, रेंजर्स की मदद लेनी पड़ रही, तो इससे ये बात तो वाज़ेह होती है कि हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। और मैं इस हवाले से आपसे एग्री करता हूँ कि हुकूमत को जो है वो काफ़ी मुश्किल है, महंगाई का मसला हो जाए या अमन अमान का मसला हो जाए, आवाम पे बेरोज़गारी का हो जाए, तो हुकूमत के लिए आखिरी ये 1-2 महीने हैं जिसमें हुकूमत अगर संभल गई तो फिर अगले इलेक्शंस तक कामयाब चल जाएगी, वरना बार बार जैसे कहा जा रहा है कि नया साल तक जो है वो हुकूमत के लिए गुजारना टाइम मुश्किल होता जा रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कल से हम ये खबरें भी सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आवाम से खिताब करेंगे। अब वो खुद इस वक्त तजब्जुब का शिकार हैं, वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए और क्या हो चुका है। जब तक वो खुद क्लियर नहीं हो जाएंगे आवाम से क्या बात करेंगे। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल। नाज़रीन आपके सामने थी, बलूचिस्तान की हुकूमत में हमने देखा हमेशा की तरह कुछ तनाज़ात देखने में आए, जिसके बाद जाम कमाल वहाँ के जो वज़ीर आला थे वो मुस्ताफ़ी हो गए। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए। और फिर ये खबर आई है कि मीर जान मोहम्मद जमाली जो हैं वो बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। अब अगर इस तब्दीली को देखते हुए हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी तब्दीली के जो ख़्वाहान हैं, जो तब्दीली चाहते हैं, उसमें अवाम भी शामिल हैं, अपोजिशन भी शामिल हैं, और तो और हुकूमत के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो भी इस तरह की तब्दीली जो है वो चाह रहे हैं। अब सवाल जो है हमारा वो यही है कि क्या बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी कोई ऐसी तब्दीली आने वाली है शुएब साहब? जो कुछ खुश फहमियाँ हैं लोगों को वो दूर हो जानी चाहिए। ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, उसकी वजूहात हैं। बलूचिस्तान असम्बली 65 अरकान पे मुश्तमिल है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी 24 रुकन पे थी मुश्तमिल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप जिसको बाप कहते हैं। अब उसमें जब तक अपोजिशन करती रही कि हम ये कर रहे हैं, हमें मदद हासिल है, आपको कोई चीज होती नजर नहीं आई। जाम साहब मुतमईन बैठे थे। लेकिन जिस दिन बाप के 14 अरकान ने 24 में से 14 अरकान ने जाके जमा करा दी अदम एतमाद, उस दिन नजर आ गया था कि जाम साहब गए, क्योंकि उनकी पार्टी के 50+1% से ज्यादा लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। सही। लिहाजा आईनी और कानूनी तौर पे वो अपनी पार्टी का फैसला अपने लीडर के खिलाफ कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है। उनमें से 4 बंदे गायब कर दिए गए, अगवा हो गए। फिर वो 4 वापस आए। जिस दिन वो वापस आए, जाम साहब अगली सुबह इस्तीफा दे गए। उनको नजर आ गया था कि मेरी पार्टी के अंदर बगावत हो गई है। 14 उस तरफ हैं, 10 मेरे साथ हैं, हम 10 हैं। लेकिन शेख साहब बताया जा रहा था कि मुस्ताफी पंजाब में ऐसा नहीं है ना, पंजाब में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। पंजाब में तरीन साहब 20 बंदों का दावा करते हैं। 20 बंदों से कोई उनसे हांडी नहीं पकड़ी, खिचड़ी नहीं पका सकते वो। सही। ये जो पीपल्स पार्टी वाले जो फ्रॉड खेल रहे हैं कि हम पंजाब में कुछ कर लेंगे, और बाबा 7 बंदे हो तुम टोटल, बिल्कुल। तो 7 टोटल से क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी जमात है, 370 अरकान में से 175 बंदे हैं इनके पास। अपना एग्जैक्ट फिगर मैं भूल गया, पीटीआई के। तो आपको 90 बंदे तोड़ने पड़ेंगे। वो 90 बंदे खड़े होके साइन करके अपनी जमात बना के अलग, चाहे वो पीटीआई कुछ भी करें, बिल्कुल, उसके बाद बुजदार साहब के खिलाफ बगावत हो कर सकते हैं। ठीक है। इतने बंदे कौन इकट्ठे करेगा? इतने बंदे तब इकट्ठे होते हैं जब ऊपर से हुक्म आता है। तो अभी ऊपर से हुक्म आता कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है। ये एक बात समझने वाली है कि बुजदार साहब के पास अक्सरियत मौजूद है। ठीक हो गया। वो कहीं जा नहीं रहे। ये ख्वाहिशें हैं और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर दम निकले। बिल्कुल। तो ये अपोजिशन जो है ना, ये 3-3.5 साल हो गए इसको इसी में, अगला 1.5 साल भी गुजर लेकिन ऑपोजिशन तो खैर हमें बहुत ही निकम्मी ऑपोजिशन, गवर्नमेंट की बात करें तो निकम्मी है, ऑपोजिशन से भी ज्यादा उनके पास है नहीं ना। आपके पास इश्यूज तो बहुत है ना शेख साहब। देखिए, उन्होंने अपना सेनेट के इंतखाब पे वोट लेके, जहां पे आपने जाके खुफिया वोट देना था, उन्होंने वहां पे जिता लिया। बिल्कुल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। लेकिन
अगले दिन जब वजीर आजम ने वोट लिया तो बंदे उधर खड़े हुए थे। खड़े हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये समझने की बातें हैं ठीक हो गया कि लोग कैसे वोट, अंधे कमरे में तो जो मर्जी देख लेगा, उसको कोई देखने वाला नहीं है। सही है। लेकिन जब सामने तो सब वोट नजर आता है। पब्लिकली होना है तो फिर बड़ा मुश्किल है, वहाँ मुश्किल हो खड़ा जाता है, होना। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। जैसे वहां पे वजीर आजम साहब नहीं गिराए जा सके थे, पंजाब में ये भी नहीं गिर सके। बिल्कुल ठीक है। फयाज साहब, बलूचिस्तान में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, पंजाब में भी आ रही है तब्दीली कोई ऐसी? शेख साहब बड़े सादा मजाज आदमी हैं, लेकिन अंदर की बात फिर वो हमेशा कहता हूँ छुपा जाते हैं। बुज़दार को हटाना कोई मुश्किल नहीं है, एक चुटकी का खेल है। मैं समझता हूँ कि जाम कमाल से भी ज़्यादा आसान काम बुज़दार को हटाना है। यहाँ पर आप जानते तरीके हैं, एतमाद की जरूरत इमरान है। खान के लिए जाम कमाल जो थे ना वो अच्छे बंदे थे और अच्छी फैमिली से तल्लक रखते थे, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो काम करते भी थे और काम करते वक्त मेरिट का भी ख्याल रखते थे। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे। बहुत सारी चीज़ें जो अरकान असम्बली को, उनके साथियों को फिर पसंद नहीं आई। तो बुज़दार साहब का जो सूरत हाल है ना, अभी वो इन्होंने डके छुपे लफ्ज़ों में बता दिया कि अभी ऊपर एक बैठी शख्सियत मेहरबान है। कब तक मेहरबान है? उसकी मेहरबानी से ये इनकी सल्तनत कायम रहेगी। जब वहाँ से मेहरबानी ख़त्म होगी तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से बंदे टूटे और कितने और कहाँ और कैसे और पहुँच गए। सही। तो आपको नज़र आ जाएगा। तो अगर मैं अपोजिशन के रवैये के वाले समझाऊँ तो अपोजिशन चाहे तो शाम को इनको हटा सकती है, वो इसको हटाना ही नहीं चाहती। इतना नफीस, इतना ज़बरदस्त बंदा मिला उनको अपोजिशन को, और उन्हें क्या चाहिए। मैं आजकल क्रिकेट खेले जा रहा और शोएब साहब क्रिकेट देख रहे हैं, आप भी क्रिकेट से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं। क्रिकेट की ज़बान में मैं आपको बताता हूँ, जब मैच हो रहा हो ना, बड़ा फंसा हुआ मैच हो, तो बाज़ दफ़ा कैसा बैट्समैन आ जाता है कि जो बिल्कुल डॉट खेलता है, 2-3 अपीलें होती हैं, फिर वो रोकता है, फिर तो मुखालिफ टीम जो फील्डिंग कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ओवर कम में उसको खड़ा ही रहने दें। ये जितनी देर खड़ा रहेगा दूसरी टीम का बेड़ा गर्क करके जाएगा। तो वो भी कुछ इसी तरह है कि जो PMLN है वो बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको विकेटों पे खड़ा रहने दो। ये जितनी देर खड़ा रहेगा हमारी मैच पे उतनी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। ये बिल्कुल फैक्चुअल पोजीशन है। मौसूफ के खड़े हैं और डॉट गेंदें खेल रही हैं और 2-3 अपीलें होती हैं, फिर खामोशी हो जाती है। तो इस तरह का बंदा तो उनके लिए आइडियल था। तो जब भी वो चाहें इसको कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं, ऊपर वालों को वो पसंद है, तो जब वो उनको नापसंद आएगा वो उसको हटा देंगे। लेकिन जो कारकर्दगी है इन साहब की, पता नहीं खान साहब को क्यों पसंद आ रही है इतनी। मेरे ख्याल में कोई बंदा ऐसा नहीं, इवन PTI के बंदे भी अंदर खाने ये कहेंगे कि उन्हें भी इनकी कारकर्दगी जो है वो पार्टी के मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छी बात नहीं है। आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो 2023 के इलेक्शन में जब खान साहब को पता चलेगा कि बुज़दार साहब सारी गेंदें डॉट खेल रहे हैं और ओवर ख़त्म हो गए हैं, तो फिर शायद वो सोचें। लेकिन उस वक्त ग्राउंड में नारे बाज रहे होंगे कि शेर आया, शेर आया। शेर है। ठीक हो गया। हामिद खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपको भी लगता है कि कोई तब्दीली नहीं आ रही? जी, पंजाब की हुकूमत तो हम पिछले 3 साल से गिराने के चक्कर में हैं। हर पर कोई बुज़दार साहब को कभी कोई कह रहा होता है कि ये जाने वाले हैं, कभी कोई पेशीन कोई आ रही होती है, कभी अपोजिशन की तरफ से, कभी अंदर से, कभी कहीं। तो बुज़दार साहब का मैं नहीं समझता कि कोई जाने का इम्कान है। जब तक इमरान खान साहब हैं, हमें ये बात स्टैब्लिश कर लेनी चाहिए कि बुज़दार साहब की हुकूमत नहीं जाएगी। और विद इन PTI जो है, अब एक तरह का इसके ऊपर कंसेंसस भी हो गया है, इस पर राय भी कायम हो गई है कि बुज़दार साहब को नहीं निकाला जा सकता, बुज़दार साहब के साथ ही चलना पड़ेगा। तो बुज़दार पंजाब में मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान की जो तब्दीली का असर है वो पंजाब तक आएगा और पंजाब में भी तब्दीली आ जाएगी, बल्कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि पंजाब के अंदर अगर आप गौर से देखें तो खुद अपोजिशन भी अभी फिलहाल तब्दीली नहीं चाहती है, क्योंकि खुद अपोजिशन के पास अपने नंबर्स पूरे करने, अपने दूसरी चीज़ें पूरी करनी बहुत मुश्किल है। तो पंजाब के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अभी तब्दीली मुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान में जिस तरह तब्दीली आई, क्योंकि वो पहले भी इतनी मखलूत हुकूमत थी, तो उस हुकूमत के साथ कुछ भी हो सकता था, और वो हमेशा से होता आया कि 5 साल वहाँ पर कोई भी टर्म पूरी नहीं कर सका। पिछली हुकूमतें देख लें या जब भी देख लें, इलेक्शन या जमहूरियत के 5 साल तो पूरे हुए, लेकिन टर्म वज़ीर आला की पूरी नहीं हुई। तो ये बलूचिस्तान में की सूरत हाल को पंजाब से कंपेयर करना नहीं बनता। ठीक है हामिद खान साहब। क्रिकेट की बात कर लेते हैं नाजरीन। क्रिकेट की अगर हम बात करें, ICC T20 वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान 3 मैचेस जीत चुका है और बहुत अच्छे तरीके से जीता है अफगानिस्तान का। हमें कल हमने डिस्कस किया था कि शायद कोई प्रेशर हो, था भी, लेकिन उस प्रेशर को भी बर्दाश्त कर गया और बहुत अच्छा हमने खेला। लेकिन मैच को हम एक दूसरे एस्पेक्ट से आज डिस्कस करेंगे नाजरीन
کہ جو ہم اس سے پہلے ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے کچھ قوتوں کا ذکر کیا، تو وہ قوتیں کیا یہاں بھی اثر انداز ہیں؟ سوال ہمارا یہی ہے کہ کیا کرکٹ ٹیم کی کامیابی کسی روحانی قوت کا نتیجہ ہے؟ شعیب صاحب آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، وہ جو قوتیں تھی نا وہ دنیا میں موجود ہیں، وہ باوردی ہیں، کپڑے چھپڑے پہنتی ہیں، وہ موجود ہیں قوتیں، وہ ان نادیدہ قوتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ صحیح نہیں ابھی فیاض صاحب بات کر رہے تھے کرکٹ وہ جو ایک پرسنالٹی ہے، اگر ان کی طرف سے کچھ میں کہہ رہا آرڈر ہوں آ کہ گیا کرکٹ تو جو ہے نا، جی کرکٹ دعاؤں کی بھی کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، آپ کو وہ میچ یاد ہوگا جو پاکستان بنگلہ دیش سے جیت رہا تھا، اور بنگلہ دیشی خواتین کس طرح رو کے دعائیں کر رہی تھیں، اور پھر مستقل رو رہی تھیں۔ کل بھی لوگ روئے ہیں، افغانی لوگ بھی کل افغانی رو رہے ہیں، بالکل۔ آپ کو شاید شارجہ کے میچ یاد ہوں، مجھے وہ آج میچ یاد ہے، پاکستان انڈیا کا میچ شارجہ میں ہوتا تھا، تو جب آخری ڈاٹ اوورز آتے تھے، پاکستان جیتنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا، تو وہاں پہ میدان میں بیٹھا ہر بندہ یوں ہاتھ اٹھا دعا مانگ رہا ہوتا تھا، واقعی ایسے تو دعائیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر قوم کرتی ہے اپنے طریقے سے۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ عیسائی سلیب بنا لیتے ہوں گے، دیکھیں یہ طریقہ ہے نا ہر بندے کے دعا مانگنے کا۔ ہم بڑے واضح ہیں کہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں دعا کے لیے، ہم اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں کامیاب کر دے، لہذا ہم نظر آ جاتے ہیں، صاف صاف نظر آ جاتے ہیں۔ جو کل ہوا ہے اور جس طرح سے ہوا ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ میچ سب سے ٹف ہوگا، مشکل ہونے والا ہے، بالکل۔ ان دونوں ٹیموں کے مقابلے میں کل کا میچ مشکل تھا۔ ثابت ہو گیا کہ ہمارے ان کے جو سپینرز ہیں اس وقت دنیا میں بہتر ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور انہوں نے کل ثابت بھی کیا۔ صحیح۔ ابھی تو راشد کو وہ 1 اوور میں 12 سکور پڑ گیا، ورنہ وہ سکور نہ پڑتے تو اور زیادہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ چھکا جو تھا شعیب ملک کا جس نے مارا راشد کو، وہ راشد کے بھی توقعات میں نہیں تھا، واقعی۔ اب جو اصل چیز ہے، میں نے کل بھی کہی تھی کہ دعائیں تو چلتی رہیں گی، اصل میچ سیمی فائنل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پاکستان کا مقابلہ کس سے ہے، وہ اب انشاءاللہ آج یہ جو میچ جاری ہے، آج کلیئر ہو جائے، آج جو میچ جاری ہے یہ فیصلہ کر دے گا بالکل کہ انگلینڈ ہے یا آسٹریلیا۔ ٹھیک ہے، آج جو میچ ہارے گا وہ دوسرے گروپ میں دوسرے نمبر پہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ پاکستان اپنے گروپ میں ٹاپر پہ ہے، صحیح ہے، تو چونکہ ٹاپر ہے لہذا ان کا مقابلہ اس گروپ کے نمبر 2 سے ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم نے تیاری اس کے مطابق کرنی ہے کہ ہم نے فیس کسے کرنا ہے۔ تیاری روحانی قوتوں کی کرنی ہے ہم نے، یا دیکھیں وہ قوتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کی روحانی مدد آ جاتی ہے۔ دیکھیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اتر سکتے ہیں آپ کی، مطلب مجھے شعر ایک ذہن سے نکل گیا ہے، مجھے شعر یاد نہیں رہتے، دعا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں، ایک ایسا ہی شعر ہے۔ بہرحال تو آپ کو وہ فضا پیدا کرنی ہے، ہارنے کی فضا پیدا کر کے نہیں، جیتنے کی کوشش کر۔ تو شیخ صاحب میں ہاں لکھوں یا نہ لکھوں؟ روحانی قوت تو ہے، میں تو بڑا واضح کہہ رہا ہوں۔ ہاں ہے، میں ہاں لکھ رہی ہوں۔ اس مذہب کا طور پہ ہم جب اس پہ آتے ہیں، جی بالکل، تو مذہب ہمارا جو ہے ہمیں مدد دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی رشتہ بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ دعا کریں، دعاؤں پہ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب ایک جنرل روحانی قوت کی بات کر رہے ہیں، میں خاص کو روحانی قوت کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کرتے ہیں شیخ صاحب، اس کے اوپر ہاں یا نہ کریں گے۔ میں تو اپنے رب کی روحانی قوت کی نہیں، شیخ صاحب چلے میں اس کے مطابق آپ سے ہاں یا نہ پوچھتی ہوں۔ نہیں وہ میں ایسی قوت کو ٹھیک ہو گیا، میں یہ میری ہاں نہ میں تبدیل ہو گئی۔ میں ایسی کوئی قوت نہیں مانتا، قوت صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی۔ بات یہ ہے سمیرا کہ جس روحانی قوت نے آپ کا اتنا بڑا کرکٹر جیت لیا ہے، اس کے لیے کرکٹ کا میچ جیتنا کون سی بڑی بات ہے نا؟ وہ کرکٹر اب کھیلتا نہیں ہے، مشورہ ہی دے سکتا ہے صرف۔ سر وہ جہاں کھیلنا چاہیے وہاں بھی نہیں کھیلتا۔ جی تو یہ 2-3 میچ جیتے ہیں، دیکھیں قوم پوری دعا کر رہی تھی، دعائیں تو ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بشرا بی بی جو خاتون اول ہیں، نیک سیرت خاتون ہیں، اور ان کی دعائیں میں اثر ہے، اور اگر وہ ملک کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، ویسے آپ جانتی بھی ہیں کہ ان کی جو پاور ہے، جو چیزیں ہیں،
हमारे वज़ीर आला बुज़दार साहब अभी तक कायम दायम है, कोई खतरे की बात नहीं है। आप बुज़दार साहब को चीज़ कह रहे हैं फयाज साहब? चीज़ ही है ना बेचारे। तो मैं समझता हूँ कि जो नेक सीरत खातून है, अगर वो दुआ करती हैं तो कौम के साथ उनकी दुआओं में भी यकीनन असर है। उनकी अगर कोई रूहानी सिलसिला है तो यकीनन वो उसको भी इस्तेमाल में लाती हूँ कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के खेल के लिए, इस मुल्क की इज़्ज़त के लिए बेसिकली ना। तो जो भी हमारी कौम के जो क्रिकेटर्स ने कामयाबी हासिल की, उसमें सारी कौम की दुआएं शामिल हैं। ठीक है। बुनियादी बात यह है कि जब दुआएं होती हैं तो फिर बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, फिर इंसान को हौसला भी मिलता है, Confidence फिर आ जाता प्लानिंग भी आ जाती है। फिर अभी आपको एक ही मैं बात में जवाब देता हूँ, शोएब साहब कह रहे हैं कि रूहानी असर नहीं था। आप खुद ही कह रहे हैं जनाब कि जब आसिफ अली ने छक्का मारा तो उसको खुद भी नहीं पता था छक्का शुएब लग गया। मलिक। अपनी बात में आप फंस गए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं उसको नहीं आप पता था। मदद करें, आप अपने जीतने की हिम्मत पैदा करें, मदद आ जाए। नहीं, आ जब उसको जाती पता नहीं था तो सुमेरा को रूहानी ताकत इसलिए वो कह रहे हैं कि रूहानी ताकत अल्लाह वाली है, वो ताकत आई थी। आप दूसरी ताकत की बात कर रहे रूहानी हैं ना? ताकत भी बंदे की दुआओं से आती है ना। ठीक हो गया जी, तो ठीक मैं है। समझता हूँ कि ये अगर किसी स्पेशल बंदे की दुआ से आ जाए तो इसमें क्या गलत है? स्पेशल दुआ बिल्कुल जरूर। सही। हाँ, 22 करोड़ कहाँ एक भाई, 22 करोड़ बहुत ज्यादा है। दुआ एक भी साथ शामिल हो जाए तो उसमें एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं दुआएं ज़रूर हैं। जिस तरह हमारा क्रिकेट जवाल था पिछले कई सालों से, बिल्कुल, और जो बूस्ट अप मिला और जिस तरह कौम को एनर्जी मिली है, कल भी हम बात कर रहे थे कि खुशी मिली है, और जिस अच्छे तरीके से उन्होंने रात को भी मैच जीता है, पिछले 2 मैच भी जीते हैं, और एक पूरा पाकिस्तान में एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलते हैं तो मुस्कुरा के कहते हैं यार पता है रात को हमने मैच जीता है। सर, जिससे हम जिसको हम नहीं भी जानते होते उससे भी पूछ लेते हैं मैच देखा आपने? कैसा रहा? तो इसमें मैं समझता हूँ कि रूहानी सिलसिला ठीक हो है, गया, और ठीक हो मैं गया। इसका पूरा क्रेडिट दूंगा कि मुझे यकीन है कि वो नेक सीरत खातून सर, आप पूरा यकीनन क्रेडिट दे रहे हैं उनको? पूरा क्रेडिट दूं, वो भी यकीनन दुआ कर रहे अभी होंगे। पिछले इन्होंने उनको कहा कि जी वो कुछ नहीं कर पा रही मुल्क में महंगाई और पूरे हालात में, ये हुकूमत ना लेकिन कायम तो रखा हुआ है ना। कायम रखा हुआ है, रखना ये भी बात है कि शायद खत्म साहब, नहीं हो रही। ठीक है जी, मान लिया एक बात कि सुनिए, उनकी वजह से तुम्हारा सिर्फ एक जुमला कि इतनी नाहल और इतनी नाकस हुकूमत को इसकी इल प्लानिंग है, उसको भी कायम रखना कोई आसान काम तो नहीं आसान है। काम तो नहीं है, वाकई सही कह रहे हैं। अच्छा, हमें एक छोटा सा जुमला है जी, कि मैं जी, जी, कहता हूं कि क्रेडिट आपको रमीज राजा को भी देना चाहिए ये भी बात है कि वाकई। उनके आने के बाद कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं। बिल्कुल। वो वही कुछ ना कुछ तो बहरहाल एक सीनियर तजर्बाकार खिलाड़ी है, वो बोर्ड हाँ, ये बात है, संभाला उनके आने के बाद उनको एक दचका लगा था जब टीमें वापस गई। जी, लेकिन उसके बाद देखे ना यही बात है कि अल्लाह ताला ने फिर बेहतरी की उसको तरफ नजर हो दी, गया। और उस वक्त लगा कि यार इसको मुश्किल में आ गया बेचारा। बिल्कुल, लेकिन अब अब देखिए चीजें उसको, cover हो अब गई। ये फिर उसको एक रूहानी मदद मिली और फिर हामिद खान साहब, आपको भी लगता है कि टोटली जो है रूहानी कुव्वत का नतीजा? व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स? नहीं, मैं नहीं समझता ये बात है, क्योंकि देखें बात ये है कि दुआएं तो हैं बेशक। अगर आप इस दुआओं को रूहानियत का नाम देना चाह रहे हैं तो बेशक पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की दुआएं हैं। पाकिस्तान ने बड़ा रिएक्ट किया है, बड़ा सब्र किया है हालात से। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा सफर हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद अगर आपका इशारा किसी और रूहानियत की तरफ है तो मैं माजरत के साथ कहूंगा बिल्कुल भी इससे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान पहले भी वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान पहले भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता रहा है। तो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में जीत के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। बल्कि इस तरह की बात करके मेरा ख्याल है कि हम खिलाड़ियों को भी कोई अच्छा पैगाम नहीं देंगे, ना ही मीडिया में इस तरह की बात आनी चाहिए, बल्कि बात मुस्बत होनी चाहिए। बात यह है कि टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अल्लाह की मदद और नुसरत जरूर शामिल है। अल्लाह की मदद के बगैर हमारा ईमान है कि एक जो है वो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो इससे कोई इनकार नहीं। हमारी दुआएं और अल्लाह का खुसूसी फजल व करम तो शामिल है, लेकिन उसको रूहानियत या किसी टूने वगैरह के साथ जोड़ना जो है वो टीम के साथ भी ज्यादती है। वो मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पर भी गलत है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह का सोच भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान टीम की जीत के लिए हमें विश करना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीतेगी और ये वर्ल्ड कप जीतेगी, अल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है हामिद खान साहब। बिल्कुल जनाब, रूहानी कुव्वत हो या फिर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस हो, दुआएं हो, कॉन्फिडेंस हो, जो भी हो,
ہم خوش ہیں کیونکہ ہماری ٹیم الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ ٹرافی ہماری ہوگی. یہ ٹرافی کے اوپر ہمارا حق ہے کہ جس طرح ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور ہماری پوری قوم کی دعائیں جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں, روحانی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. سید شعیب الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈسکشن کے لیے. فیاض وڈائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مشرقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, انگلینڈ سے آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ڈسکشن کی. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.